नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ मैनिया चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ नॉलेज से रिलेटेड न्यूज़। तो आज ये शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से, जो कि है सूरज से रिलेटेड, यानी हमारे सन से रिलेटेड। हाल ही के अंदर एक चीज़ नोटिस की गई है, जो साइंटिस्ट ने बताया है, नासा के एक रिसर्च ने बताया कि सूरज के ऊपर जो कंटिन्यू ब्लास्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी फ्लेयर्स निकल रही हैं। सूरज की कह सकते हैं आग के गोले से लपटें उठ रही हैं, जिस लपटों की वजह से हमारी अर्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो आइए जानकारी डालते हैं, नज़र डालते हैं कि है क्या एक्चुअली। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएँ कि एक्चुअली है क्या ये। क्योंकि कई लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो उनके बारे में उनको मैं बताना चाहूँगा कि है क्या ये। तो एक बार एक छोटा सा वीडियो आप देखिए, तो आप वीडियो से समझ पाएंगे। ये नासा की वेबसाइट से लिया पुराना वीडियो है ये, लेकिन है वही, है इसमें भी सही, तो आप इससे समझ पाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ आपको। देखिए, सूरज के इसमें दिखाया गया है, क्योंकि ये ओरिजिनल पिक्स ली गई हैं, टेलीस्कोप से डायरेक्टली पिक ली गई हैं। इसमें दिखाया गया अलग अलग कैमरों के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से दिखाया गया है कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ आप देखिए, नोटिस कीजिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जैसे आग की लपटें निकलती हैं, उस तरह से दिखाया गया है इसमें, एक एक्सरे व्यू पे के तौर पे। चला गया ये। चलिए, तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो चलिए चलते हैं कि है क्या ये। देखिए, हम जानते हैं सूरज के ऊपर सेकंड के हिसाब से लाखों परमाणु बम विस्फोट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूरज के ऊपर जितने परमाणु बम हैं, क्योंकि हम अगर अपने अर्थ पे ही देखें कि अगर एक परमाणु बम फटता है तो उससे क्या होता है, इतनी सारी रोशनी निकलती है, इसके साथ साथ सर बहुत सारे रेडिएशंस निकलती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स निकलते हैं। अब तो सोचिए कि सूरज के ऊपर जो इतने बिलियंस ऑफ वॉल्केनोस ब्लास्ट हो रहे हैं, उससे रोशनी निकल रही होगी, वो कितनी खतरनाक होगी, उससे जो रेडिएशन निकल रही होगी कितनी खतरनाक होगी। तो उसी तरह की रेडिएशंस जो है अभी इतनी तेज़ निकल रही हैं। रीज़न इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि देखिए, सूरज की जो एज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 450 करोड़ साल हो चुके हैं सूरज को, और सूरज अपनी एज का जस्ट मिड में पहुंच चुका है, यानी कह सकते हैं कि सूरज अपनी जवानी में पहुंच चुका है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही विकराल रूप होता जाएगा। मैंने इसमें आगे फ़ोटो दिखाई है आपको, इसमें आपको नज़र आएगा कि किस चीज़ को हम बात कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, अभी हुआ क्या है, NOAA जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, जिसने दावा किया है कि 30 मार्च को एक जियो मैग्नेटिक तो स्टॉर्म यानी तूफान है, जिसकी बमबारी स्टार्ट हुई है, सूरज से लिपटे उठी हैं। सूरज का एरिया है AR2975 क्षेत्र। एक्चुअली जब टेलीस्कोप से नोट किया जाता है तो उस एरिया को स्पॉट कर दिया जाता है, एक एरिया को बना दिया जाता है, ताकि वहाँ से पता चल सके कि कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, कहाँ से ये तूफान आ रहा है। तो ये चीज़ नोटिस की गई साइंटिस्ट के द्वारा, जिन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों के अनुसार ये पहला एक्स क्लास सोलर फ्लेयर है। सर ये क्या है एक्स क्लास, अभी बताऊँगा आपको। एक्स क्लास जिसे लंबे समय में देखा गया है, इस सोलर ज्वाला के कारण होने वाले संभावित व्यवधानों को इस तरह से समझा जा सकता है कि इस विस्फोट के बाद पृथ्वी पर एक शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट हो जाएगा। सर ये है क्या? तो पहले जानते हैं सर एक्स क्लास सोलर है क्या। देखिए, आपके सामने एक फ़ोटो दिखाया है, जिसमें दिखाया है कि एक्स क्लास है क्या। एक्चुअली इसको डिफाइन किया गया है एक मैग्नेटिक वेव्स के तौर पे, कि कितनी तेज़ निकलता है किस चीज़ के ऊपर। सपोज़ कीजिए आप आग के पास बैठे हो, आप आग के पास चाहे आग से कितनी दूर बैठे हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास गर्मी कितनी महसूस होगी। क्यों? अगर आग बहुत ज़्यादा है, अगर आग बहुत ज़्यादा है तो उसकी लपटें भी बहुत ऊंची ऊंची उठेंगी, और हो सकता है कि वो लपटें इतनी ऊंची उठे कि आप तक भी पहुंच सके। तो उसी तरह से सूरज के तूफान को इसमें नापा गया है कि इससे जो रेडिएशन निकलेंगी वो किस लेवल पे निकलेंगी। इसकी क्लासेस डिफाइन की गई हैं कि कितना असर हमारा इफेक्ट करेंगे, तो उसी पे नाम दिया गया एक्स क्लास। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक इंडेक्स दी गई है, इससे जो साइंटिस्टों ने बताया है कि हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, के इंडेक्स होती है जियोमैग्नेट की, कि कितना असर करेगी। तो इसमें बताया गया ये K1 क्लास की, ये 5G1 पे इस बार है, यानी इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा माइनर से इफेक्ट है, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इससे आगे बढ़ता है तो इसके जो संकेत है वो खतरनाक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस। जो पहले आते थे तूफान, सोलर स्टॉर्म पहले भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो क्वाइट होते थे,
अनसेटल्ड होते थे, यानी 1 2 3 के लिए। लेकिन ये पहली बार हुआ है या और काफ़ी टाइम बाद हुआ है जब ये चीज़ देखी गई है कि इतना डेंजरस लेवल का स्टॉर्म बना है। आप देख सकते हैं सन की एज को। 1996 में सन दिखता कैसा था, 1908 में देखिए कि कितना अग्रेसिव हो गया, 2000 के आगे अग्रेसिव कितना हो गया। अब तो 2022 चल रहा है, तो सोचिए कितना अग्रेसिव हो चुका होगा, और धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। इसका ये भी रीज़न है, और हमारे खुद अर्थ है जो खुद इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे खुद कार्बन का लेवल बढ़ता जा रहा है और गर्मी बढ़ेगी। तो एक तो बाहर से मार पड़ रही है और एक अंदर से मार पड़ रही है, तो अर्थ का हमारा क्या हाल होगा आप आइडिया लगा सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ देखिए, अब मैंने इसमें कुछ चीज़ें दिखाई हैं कि सर है क्या, इससे फ्लेयर निकलती कैसी। आपके सामने एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है। इस फोटो में आप देख पाओगे कि फ्लेयर्स इस तरह से निकलती हैं कि सूरज की रोशनी की है क्या, कैसे कैसे निकल रही है, किस तरह से इसकी अंदर से जो सूरज की जो लपटें हैं वो किस तरह से निकल रही हैं। आप देख सकते हो इस फोटो में आपको दिख जाएंगे कि किस तरह से इसकी लपटें निकलती हैं। अब सर लपटें निकलती हैं, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर कौन सा असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर एक और भी चीज़ कही जाती है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये काम की चीज़ है। हमारी अर्थ के पास एक क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी अर्थ बची जाती है। वरना सोचिए कि इतनी खतरनाक जो रेडियो वेव्स आ रही हैं उससे हम बच कैसे रहे हैं। तो उसका रीज़न है मैग्नेटिक वेव्स। हम जानते हैं एक तरफ है नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारी क्या है, ये वेव्स चलती रहती हैं, ये कंटिन्यूसली चल रही हैं। इसी वजह से क्या होता है, अब आपके सामने ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी आई होप, कि बीच में अर्थ है और इसकी तरफ आपको मैग्नेटिक वेव दिखाई दे रही है। जो सूरज की रोशनी आती है, यानी सूरज की जो फ्लेयर्स आती हैं, जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो आते हैं, तूफान आता है, इसे बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, इसका नाम है ये। इसको तूफान को बोलते हैं। आपको फ़ोटो दिख जाएगा, यस मैंने नीचे फ़ोटो डाला है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि है क्या। देखिए, आप देख सकते हैं सामने दिखाई दे रहा है अर्थ की चारों तरफ आ तो रहे हैं सूरज की रोशनियाँ, लेकिन अर्थ पे टकरा नहीं पा रही हैं, सीधे निकल रही हैं। रीज़न से अर्थ की मैग्नेटिक वेव जो है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमको बचा रही है। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो हम कब के ख़त्म हो चुके होते, ख़त्म क्या, तबाह हो चुके होते। इतनी बीमारियां होती कि बस पूछिए मत। लेकिन एक चीज़ भी बताई जाती है, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा लॉजिक दिखाया गया। मैं आपको एक लॉजिक दिखाऊंगा बाद में, अब आपको फोटो दिखाऊंगा, उससे समझ पाओगे। सोलर एंड सोलर स्टॉर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अब आए हैं तो काफ़ी चीज़ें जान लेते हैं कि सूरज है क्या। देखिए, सूरज के बारे में हम अर्थ के भी जानते हैं कि अर्थ के अंदर हमारे 3 चीज़ देखने को मिलती हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ये 3 चीज़ देखने को मिलती हैं। उसी तरह से सर हमारा सन भी है। जिस सन में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या मिलती हैं, तो पहली चीज़ हमें सन के अंदर भी देखने को मिलती है कोर, इनर कोर। उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है सर फोटोस्फेयर। देन हमें देखने को मिलता है क्रोमोस्फेयर, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा नाम, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, क्रोमोस्फेयर। देन देखने को मिलता है सर हमारा कोरोना। अब सर ये क्या नाम दिए, चलिए इस फोटो पे आप देखोगे ध्यान समझ में आएगा। कोरोना और कहाँ गया आपका कोर, कोर का इसमें दिखाया नहीं है, तो आप समझिए कोरोना। कोरोना ये वो हिस्सा है सूरज के ऊपर जो लपटें दिखाई दे रही हैं आपको, जो सूरज की लपटें दिखाई दे रही हैं आपको बाहर से दिखाई रही होंगी, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है लपटे वाला, ये सबसे डेंजरस एरिया कहलाता है। यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पर होता है, देख सकते हो आपका, देख रहे हो आप इसका टेम्परेचर लगभग 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 मिलियंस के आसपास का यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर होता है। लेकिन खास बात यह है, जैसे जैसे इसके नीचे अंदर जाते जाएंगे, यानी जैसे सूरज के आप अंदर जाते रहेंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा। बस यही चीज़ है इसकी खास, कि सन के अंदर जो टेम्परेचर देखने को मिलता है, यानी कोर पे टेम्परेचर आपको इतना नहीं मिलेगा जितना टेम्परेचर कोरोना पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो फोटोस्फीयर पे टेम्परेचर कितना है, केवल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लोअर क्रोमोसोम का कितना है 4000, और इसके ऊपर केवल 10000। तो देख सकते हो जैसे जैसे हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, टेम्परेचर हमारा कम होता जा रहा है, और जब से जैसे बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। कोरोना, इसकी वजह से आपको मैंने अभी एक वर्ड बोला था, कोरोनल मास इजेक्शन आपका नाम लिया था, और इसमें यहाँ लिखा भी है, आपको देख सकते हो कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या है। जब सूरज का ब्लास्ट होता है तो इसकी वजह से जो लपटें निकलती हैं वही है कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, किसी एक जगह पर पॉइंट आउट कर देते हैं, यानी जहाँ से तूफान उठता है उस जगह को एक एरिया नाम दे देते हैं, ताकि वहाँ का पता लगाया जा सके।
आपको दिखाई दे रहे हैं जब ये फ्लेयर्स निकलती हैं, ये कोरोनल मास इंजेक्शन निकलता है तो इसके ऊपर से निकलते हैं प्रोटॉन्स, निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, निकलते हैं रेडियो वेव्स निकलती हैं, जिसका इफेक्ट पड़ता है हमारे सीधे अर्थ पर। अर्थ पर सर इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या क्या? पहली चीज़, आपके पास जो इंटरनेट है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जो टीवी नेटवर्क है, टीवी सिग्नल है, वो ख़राब हो सकते हैं। देन आपके जो ट्रांसफार्मर्स हैं, यानी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, उसके ऊपर इसका खासा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही के अंदर एक घटना घटी थी एलन मस्क की। एलन मस्क हैं, उनकी सैटेलाइट है, ठीक है, स्पेस एक्स की सैटेलाइट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, उसकी 40 सैटेलाइट जो हैं इस सोलर तूफान के चपेट में आ गई थी, जिसकी वजह से 40 की 40 सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ की ग्रेविटी में आके ख़त्म हो गई। यानी 40 सैटेलाइट बहुत होती हैं जो एलन मस्क की थी, जो हुई थी सोलर स्टॉर्म की वजह से। और ये हाल ही के अंदर घटना काफ़ी देखी जा रही हैं, क्योंकि रीज़न क्या है, अर्थ जो है, सन जो है वो अब अपनी एक अल्टीमेट एज में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ और आपको जो दिखाना चाहता हूँ, इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से एक अच्छा इफेक्ट भी होता है। क्या है, एक नाम सुना है ऑरोरा बोरेलिस, एक होता है सदर्न ऑरोरा बोरेलिस। आप पहले फोटो देखिए, आपको समझ में आएगा, आपको दिखाई दे रही फोटो। हमारे अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ, बंजा बोल भी ऐसा, हमारे अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ देखिए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, पूरे मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमारे कौन सा हिस्सा ऐसा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होती है? अगर मैं बात करता हूँ, ये पहले इसमें ना थोड़ा सा, अगर ये अर्थ है, अर्थ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है चल रही है, तो आप खुद देख पाएंगे कि एक हिस्सा ऐसा है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है। देखिए बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कम मिलती है, यानी यहाँ पर खासा असर पड़ेगा। जो सूरज की जो सूरज फ्लेयर्स आ रही हैं, असर पड़ेगा, डेफिनेटली बिल्कुल असर पड़ेगा सर। इसकी वजह से क्या होता है, जब फ्लेयर्स आती हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, पूरा तो नहीं आ पाती, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर जब रिएक्शन करती हैं तो हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कलर जो दिखाई दे रहे हैं ये इसी वजह से हैं। इस चीज़ को बोलते हैं ऑरा, जो हमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ अलग अलग सूरज की जो आसमान है वो हमें कलरफुल दिखाई देता है। जो नॉर्थ में दिखता है उसे बोलते हैं ऑरेरा ऑरा बोरेलिसिस, एंड द साउथ में जो बोलते हैं उसे बोलते हैं ऑरा ऑस्ट्रेलिस। ये काम की चीज़ है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, तो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर, जो और भी बढ़िया न्यूज़ है कि प्लास्टिक का विकल्प हमको मिल चुका है, हमें एक अल्टरनेटिव मिल चुका है प्लास्टिक का। देखिए हम सब जानते हैं हमारी अर्थ के ऊपर प्लास्टिक की वजह से कितना ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, क्योंकि इसके डिटेल भी आती हैं, आपने सुना होगा समुद्र के अंदर कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, कितना प्लास्टिक है, और प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी लाखों करोड़ साल लगेंगे उस प्लास्टिक को ख़त्म होने के लिए। तो आप सोचिए कि ऐसे टाइम में जब हमारा खुद देश अर्थ के अंदर ये इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस टाइम पर हम ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो क्या होगा? आप खुद सोचिए, समुद्र के अंदर इतना सारा प्लास्टिक पड़ा है, तो हमें तो फील नहीं होता, लेकिन सर समुद्र के अंदर ऐसा क्या होता होगा? तो एक आपके सामने फ़ोटो लाया हूँ, आप देख पाएंगे, मैं अभी इसकी बताऊँगा कि है क्या। ये आपके सामने दो फोटो लाया हूँ, एक माइजोलियम है और एक है आपका शैवाल है, एल्गी है। आपके सामने फ़ोटो है, आपको एक इतना कचरा हमारा जो है ना, इतने सारी पॉलीथीन, इतना सारा वेस्ट ये समुद्र में ऐसे तैरता रहता है, हमें पता ही नहीं होता। समुद्र के अंदर जो जानवर हैं इन पॉलीथीन्स को, इन प्लास्टिक को खा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनकी डेथ हो जाती है। अब एक छोटा सा डेटा लीजिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक डेटा है, उसने बताया है कि 300 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हर साल निकलता है। 300 मिलियन टन बहुत होता है प्लास्टिक जो हर साल निकलता है, और इसको कम से कम डिकम्पोज होने के लिए 500 से 1000 साल लगेगा। यानी इसको प्लास्टिक को ख़त्म होने के अंदर यानी 500 साल से 1000 साल लगेगा। प्लास्टिक आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स टुडे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि हम प्लास्टिक पे डिपेंडेंट हैं, हर चीज़ प्लास्टिक पे बनी हुई है। आपके मोबाइल सेल फोन से लेकर आपकी हर चीज़ तक, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ बना हुआ है प्लास्टिक पर, मेडिकल इक्विपमेंट से हर चीज़ बने हुए हैं। यानी हम 91% जो है ना, ठीक है, जो डिपेंडेंट है वो प्लास्टिक पर ही है, और सब प्लास्टिक ऐसी है जो कैसी है, नॉन रिसाइक्लेबल एंड बायोडिग्रेडेबल है। यानी वो प्लास्टिक जो ख़त्म नहीं हो सकती, ख़राब नहीं हो सकती, सॉरी, जो उसका हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, जिसका हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया, इसको हम यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। यानी एक ऐसी खतरनाक चीज़, एक ऐसा वेपन हमने ले रखा है जो फ्यूचर में हमको खा जाएगा। तो इसके लिए
अभी मैं आपको फिर एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो से आप जान पाओगे एक्चुअली बना क्या है। मैं आपको पहले छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ कि मैं न्यूज़ किस बारे में बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, कुछ साइंटिस्ट ने एक कंपनी नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है, नेप्टा करके एक कंपनी है, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन आपको उस कंपनी के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी अच्छी टेक्निक यूज़ की है उस कंपनी ने, और हमारी साइंस के लिए बहुत अच्छा होगा। जिसमें नाम दिया एल्गी और माइजोलियम, एक शैवाल है जिसका यूज़ करके उन्होंने एक ऐसी प्लास्टिक बनाई है जिसका हम यूज़ भी कर सकते हैं इजीली, और वो क्या है, वो डिकम्पोज भी हो सकती है। ज़्यादा टाइम में नहीं, कुछ टाइम में वो डिकम्पोज भी हो जाएगी और उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं आपको इसका पहले वीडियो दिखाने की, ताकि आप इसका वीडियो देख पाओ और इसको एक बार वीडियो देख के आप जान भी पाओ कि एक्चुअली है क्या, कैसे काम करता है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा आपको। तो आप इसको एक बार देखिए। देखिए, अभी आपको आपने जो एक देखा है वीडियो, इस वीडियो में आपने क्या चीज़ देखी? आपने देखा इसमें नाम आया सीवीड का, एक नाम आया सीवीड का, कि इसमें बोला कि सीवीड का यूज़ करके, यानी हम एल्गी का यूज़ करके और भी चीज़ हम केमिकल डालकर कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं, सब प्लास्टिक बना सकते हैं जो हमारी बायोडिग्रेडेबल है। सर फ़ायदा क्या है इससे? अब आप खुद सोचिए, सीवीड यानी एक तो वैसे भी आपको बना हुआ किसका है, समुद्र का। अगर हम बात करते हैं एल्गी की, इसके अंदर कुछ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो करती है, पेड़ एक हमारा लिविंग ही है, ऑक्सीजन हमारे लिए देता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पहली चीज़ मिल गई। यानी अगर हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर मिलेगा या कहीं भी मिल सकता है हमको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, वाटर पर देखने को मिलता है। तो हम इसका यूज़ करके क्या करेंगे कि हम इसका यूज़ करके एक तो हम नेचर को ठीक कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं, दूसरा इसमें केमिकल डाल के हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्लास्टिक के अंदर। और इतना की खास तरह की प्लास्टिक बनाई है इन्होंने कि इसको हम डायरेक्टली, ये पॉलीथीन बनी होती है, बहुत पतली थिन एक प्लास्टिक की बनी हुई है, इसमें आप सामान डालकर डायरेक्टली इसे खा सकते हो, मतलब पॉलीथीन सही तरह से खा सकते हो आप। और ऐसा नहीं कि आपका पेट में डिकम्पोज नहीं होगी, ये पेट में आकर डिकम्पोज हो जाएगी। मैंने इसको वीडियो को आगे पूरा चलाया नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं जल्दी से एक बार फटाफट दिखा देता हूँ आपको, ताकि इसको आप देख पाओ कि किस चीज़ के लिए। आपको फटाफट बताते जाता हूँ क्या है। इन्होंने प्लास्टिक दी है, ये तो प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपके सामने ये छोटी छोटी प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। नॉट प्लाई नाम की कंपनी है जिसने ये चीज़ बनाई है। ईट योर ड्रिंक, इसमें जूस भरकर, पानी भरकर ले सकते हैं, इसे डायरेक्टली आप पी भी सकते हैं और इसे खा सकते हैं डायरेक्टली। देखिए, अब एक बार फिर पूरी वीडियो देखिए, तब आप समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लोग डायरेक्टली इसे खा रहे हैं, इसे फाड़ नहीं रहे हैं, कुछ फाड़ रहे हैं, कुछ डायरेक्टली खा रहे हैं, ठीक है। इससे नुकसान भी नहीं है, डायरेक्टली लोगों ने खा लिया। क्यों? ये क्या है, ये ऐसा है कि इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मेकिंग पैकिंग डिसअपियर, दिखाई भी नहीं दे, इसकी पैकिंग दिखाई भी नहीं देती। तो ये चीज़ बनाई गई है इनके द्वारा। और बनाई कैसी गई थी आपको बताया था, एक एलगी का यूज़ करके। अब आइए इस पर पढ़ते हैं। एलगी इज़ अ प्लांट बेस्ड नॉन टॉक्सिक अल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक, यानी कोई टॉक्सिक नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि बॉडी में जाके कुछ हमारे लिए नुकसान करेगी। एलगी आर सिंपल प्लांट्स दैट कैन रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज सीवीड्स सच एज जाइंट kelp मोर देन 100 फीट इन लेंथ। देखिए, ये इस तरह की है, प्लांट है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता है। हमें जिस हिसाब से चाहिए हम उस हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको उगा सकते हैं। दे हैव नो रूट्स, इसकी कोई रूट तो होती नहीं है एल्गी की, ना स्टेम होती, ना कोई लीव्स होती। प्रोड्यूस इन
produced in fresh water, typically lakes and sea water, with the high yields and short cultivation times. बहुत ही कम समय में हमें तैयार कर सकते हैं इसे. Plus the potential to sequester carbon dioxide in the process. और वैसे मैंने बताया कि इसका फ़ायदा यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर सकती है और हमें ऑक्सीजन देगी. इसका यूज़ कहाँ करते हैं? अब हमारे लिए काम की चीज़ है ये. इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं? देखिए, इसका यूज़ हमारा पहले हो सकता है रेन कोट बनाने में, किस बनाने में, फूड पैकेजिंग के अंदर. जैसे हमने बताया फूड पैकेजिंग हमारी सबसे ज़रूरी था, फिलामेंट्स के अंदर एंड 3D पैकेजिंग के अंदर. ठीक है, इसके देख सकते हो आपके सामने लाया हूँ क्या क्या बन सकता है. अब आपके सामने छोटे से बना के लाया हूँ. ये बने हुए हैं इसी चीज़ के, यानी एल्गी के बने हुए हैं. ये एल्गी से बने हुए हैं. ये जितने भी आपको अटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, आपको पॉट दिखाए हैं, ये एल्गी से बने हुए हैं. इतना ही नहीं, दूसरा नाम जो आपको मैं दिया था माइसेलियम. अब इसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा एक. ठीक है, अभी शायद इसमें है या नहीं है, मैं एक बार देखूंगा. लेकिन ये एक अलग लेवल की चीज़ है. इसका वीडियो नहीं होता तो आपको समझा दूंगा कि कितना बढ़िया है ये. ठीक है, अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में फ़ोटो दिखाया था मशरूम का, तो उससे आपको इससे आइडिया लग जाएगा. अकॉर्डिंग टू द BIS रिसर्च, द ग्लोबल माइसेलियम मार्केट वाज वैल्यूड एट द 2.48 बिलियन इन 2020. सर है क्या, पहले ये बताओ ना, इतना बताने की जरूरत क्या है, मन में ही आएगा. देखिए, माइसेलियम है क्या? द रूट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम. ये मशरूम का एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है. जो मशरूम देखते हैं, मशरूम के ऊपर छतरी देखते हैं, दिख रहे हैं, छतरी देखते हैं नीचे मशरूम. हम नीचे वाले इसका यूज़ कर सकते हैं. इसके नीचे जो स्टेम होता है और इसके ये रूट्स हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं. कैसे, अभी देखते हैं. नॉट ओनली द प्रोड्यूसर लिटिल मॉलिक्यूल्स but also softly and precious assemble them into the integrate structure that are undetectable to the naked eye. देखिए रीज़न क्या है इसका. इसके अंदर हम थोड़ा केमिकल मिला सकते हैं और केमिकल मिलाने के बाद ये इतना सॉफ्ट होता है, इतना हल्का होता है और इतना अच्छा स्ट्रेंथ इसकी होती है कि आपके लिए, आपने फॉर्म देखी होगी, थर्माकोल देखा होगा, इस तरह का थर्माकोल तैयार हो सकता है आपका इस चीज़ से, क्योंकि ट्राई किया गया, ये बनाया गया. एक ग्रो बायो नाम की कंपनी है जिसने इसका यूज़ करके काफ़ी चीज़ें बनाई हैं. माइसेलियम कैन रिड्यूस इंपोर्ट ग्लोबल प्रॉब्लम्स सच एज प्लास्टिक पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल वेस्ट को खत्म कर सकता है. इट इज़ सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल विद अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस. आपके सामने आपको दिखाई दे रही ईंटें. मैं आपको एक सामने ये आपको जो ईंटें दिखाई दे रही हैं, मैं एक ब्रेस करता हूँ, आप देख लो. आपको ब्रिक्स दिखाई दे रही हैं, ये ब्रिक्स इसी की बनी हुई हैं, यानी माइसेलियम की बनी हुई हैं. आपके सामने ये है माइसेलियम, यानी होता है ना मशरूम, इसके नीचे जो बनी हुई है ये माइसेलियम है. इसके नीचे जो मशरूम की जो छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, ये इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी होती हैं. इसको अपनी लैब के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं एक मटेरियल के अंदर, एक कंपोजिट के अंदर, जिसका यूज़ करके हम बनाएंगे कैसे. अब देखिए इसका प्रोसेस है. इस प्रोसेस का मैं लाया भी हूँ एक फ़ोटो. देखिए होता क्या है, इसको यूज़ किया जाता है. वीडियो है या नहीं, वीडियो नहीं आया उसकी. देखिए इसका प्रोसेस कैसे होता है कि लैब के अंदर जैसे किसी भी चीज़ को आपको बनाना है, घास ली, ठीक है, इस घास के अंदर आपने इस फंजाई के क्या किया, सीड्स डाल दिए या इसकी जो रूट्स हैं उनको डाल दिया और इस पूरे को अच्छे से मिक्सअप करके, जैसे होता है ना एक पेस्ट बना लिया, सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, ऐसा पेस्ट बनाकर आपको एक मोल्ड में डाल दिया. जिस मोल्ड के अंदर आपको बनाना है, सपोज आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, इस रेक्टेंगल को आपने क्या किया, रेक्टेंगल के अंदर सारा का सारा ये मेटल क्या है, ये जो आपने बनाया, पेस्ट बनाया, इसे डाल दिया और डाल के सूखने के लिए छोड़ दिया. और उसके बाद सूखने के बाद आप जब निकालोगे ना, शेप बन चुका होगा, आप देखोगे इसे थोड़ा सुखाइए, सुखाकर जो आपके पास तैयार होकर आएगा मटेरियल, वो बिल्कुल के इतना बेस्ट मटेरियल माने होगा कि आप इसका किसी तरह में यूज़ कर सकते हो. एज अ थर्माकोल भी यूज़ कर सकते हो, एज अ ब्रिक भी यूज़ कर सकते हो. लाइट वेट है, स्ट्रेंथ अच्छी है और ख़ास बात ये तो वाटर रेजिस्टेंट है और दूसरा फायर रेजिस्टेंट है. प्लास्टिक का दूसरा सोल्यूशन मिल गया. ये आप जहाँ जहाँ यूज़ करते हो ना, वहाँ वहाँ इसका यूज़ कर सकते हो. आग नहीं पकड़ेगी, पानी से रेजिस्टेंट है, तो ये इसकी खास. और दूसरी बात, ये बायोडिग्रेडेबल है, आराम से इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है. तो ये चीज़ है और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी है. आई होप आपको समझ में आएगा. अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रहे हैं. व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन लाइक कम आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगली न्यूज़ पे चलते हैं. अब यहाँ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है जो कि जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही के अंदर जो वीमेंस टीम है उसने वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड को बीट किया. ठीक है, इस बारे में जानकारी के लिए मैं छोटी सी चीज़ आया हूँ जो अपनी वीमेंस टीम के लिए, यानी हम अगर इंडियन वीमेंस टीम की बात करें तो आपके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मेंस की क्रिकेट टीम जानते हैं लेकिन वीमेंस की क्रिकेट टीम कुछ नहीं जानते हैं. सबसे पहले बात करें तो इसकी ये ODI फॉर्मेट है जो ICC कंडक्ट कराता है. वर्ल्ड कप वीमेंस का भी 1973 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. और कहते हैं वीमेंस के लिए सबसे पहला एक वीमेंस की अगर हम बात करें, वीमेंस जो कोई भी गेम खेलती हैं उसमें सबसे पुराना गेम यही है.
हाल ही के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर ये मैच हुए थे जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, मोस्ट रन, अपनी अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली जो इंडिया की क्रिकेट प्लेयर हैं, एक बॉलर हैं झूलन गोस्वामी, तो नाम याद रखिएगा झूलन गोस्वामी। ठीक है, क्योंकि हम बाकी सबका नाम याद रखते हैं, मेंस टीम के तो याद रखते हैं, चाहे ज़हीर खान हो, ठीक है, और ये बाकी जितने भी प्लेयर हो, लेकिन हम वीमेंस टीम का याद नहीं रखते हैं, तो इसको याद करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो वुमेंस टीम के और हमारे प्लेयर हैं उनके नाम भी लाया हूँ, ताकि एक बार आप अपने माइंड में रखें कि कौन कौन से प्लेयर हमारे पास हैं जो हमारे देश की शान है। मिथाली राज जो कैप्टन है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, स्नेहा राणा, झूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, रेणुका सिंह ठाकुर, तानिया भाटिया विकेट कीपर हैं, एंड राजेश्वरी गायकवाड़ एंड पूनम यादव। ये सब प्लेयर्स हैं जो इंडियन वीमेंस टीम की हैं, जिसे हमें जानकारी हमारा होना ज़रूरी है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। जो न्यूज़ है कि वाइस एडमिरल संजय महिंद्रू एज्यूम्स चार्ज एज अ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है जो हमें पता होना ज़रूरी है। संजय महिंद्रा जी को डिप्टी नेवल स्टाफ मिला गया है, का पद मिला है। अगर अब बात करें इंडिया के अंदर जो मेन जो स्टाफ है, यानी हमारा जो आर्मी है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का, तो इसमें नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला आर्मी के चीफ है हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। एयर चीफ की बात करें तो एयर मार्शल है हमारे वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी, एंड एडमायरल हमारे नेवी के वो हैं आर हरि कुमार। ठीक है, तो ये, और हाल ही में हम जानते हैं हमारे दिवंगत श्री CDS जो थे हमारे पहले CDS जनरल विपिन रावत जी, जिनका हाल ही के अंदर देहांत हो गया एक्सीडेंट के अंदर, जो एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट था, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा कि हमारे पहले CDS थे जनरल विपिन रावत जी। अगली न्यूज़ की बात करें तो है नीरज चोपड़ा, लवलीना मनप्रीत सिंह को BCCI ने IPL की स्टार्टिंग से पहले उनको ओलंपिक की वजह से, ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता उन्हें सम्मानित किया है। इस न्यूज़ से हमें जानकारी ये है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हाल ही के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, उसके अंदर किसने क्या क्या जीता। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता थोड़ा जान लीजिए। मीराबाई चानू जो इन्हें सिल्वर मिला है, जो थी वेट लिफ्टिंग से। PV सिंधु की बात करें तो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये थी बैडमिंटन से। लवलीना की बात करें, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये है बॉक्सिंग से। रवि दहिया की बात करें तो ये थे रेसलिंग से, सिल्वर मिला है। इंडियन में हॉकी टीम की बात करें, इंपॉर्टेंट है हॉकी टीम का, इसलिए याद रखना, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल मिला है इन्हें हॉकी के अंदर। बजरंग पुनिया रेसलिंग के अंदर, इन्हें ब्रॉन्ज मिला है। एंड नीरज चोपड़ा, जिसे जानते ही हैं हम सब, कि इन्हें गोल्ड मिला है जेवलिन थ्रो के अंदर। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करें, इसमें कंजूसी ना करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्यूचर में और भी ऐसी न्यूज़ आपको मिलेंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट।